Hello students, welcome back to JEE classes. I am Nitanshi Singh, your CS mentor and I am teaching you data structures. तो आज हम करेंगे अपना लास्ट वन शॉट डेटा स्ट्रक्चर्स का जो होगा यूनिट 5 पर, ठीक है। सो यूनिट 5 में बेटा हमने क्या पढ़ा था, ग्राफ, ठीक। तो आज हम पूरी ग्राफ वाली यूनिट एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्राफ, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या होता है ग्राफ। ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ क्या होता है बेटा आपके पास, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ नोड्स एंड द एजेस, ठीक है। जिसमें क्या होती है आपके पास नोड्स, नोड्स बोल लो या वर्टिसेस बोल लो, नोड्स या वर्टिसेस, ठीक है। हम बोलते क्या है जनरली से, वर्टिसेस। क्लियर है इतनी चीज। और एजेस क्या होते हैं, जो पेयर ऑफ नोड्स को कनेक्ट करते हैं, जो दो नोड्स को कनेक्ट करे वो क्या होता है आपके पास, एजेस। क्लियर है। ठीक है। ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, नेटवर्क्स, कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा उसको आप किससे डिनोट करते हो या किससे रिप्रेजेंट करते हो, वर्टिसेस से, ठीक है। और जो कनेक्शंस होते हैं उनके बीच में कनेक्शन बोल लो या नेटवर्क्स बोल लो, उसको आप किससे करते हो, एजेस से, ठीक है। ग्राफ को जनरली लिखते कैसे हैं, जी वी ई, ठीक है। ये चीज हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ी थी, ग्राफ्स और ट्रीज, राइट। और ये चीज हम लोग यहाँ पर भी, मतलब पहले हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था, ग्राफ्स एंड ट्रीज, फिर हम लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अब वन शॉट में पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के भी वन शॉट में इसको पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। सेट ऑफ वर्टिसेस को कैसे डिनोट करते हो, वी जी, वर्टिसेस ऑफ ग्राफ जी। और सेट ऑफ एजेस को कैसे डिनोट करते हो, ई जी। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। फिर बेटा इसके हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्राफ। तो पहली होती है हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, डेटा एलिमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्कूल्स का नेटवर्क, ठीक है। एक हमारे पास कोई स्कूल है, ठीक है, उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, B1, B2, B3, B4, ठीक है। अब B1 जो है ये एक इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट है, इसको हम बोल सकते हैं उस स्कूल के नेटवर्क का। देखो जब भी किसी स्कूल के ब्रांचेस होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, स्कूल का नेटवर्क, राइट, स्कूल का नेटवर्क। तो उस नेटवर्क की वर्टेक्स ये होगी, फर्स्ट वर्टेक्स, ये हो गई V2 सेकंड वर्टेक्स, ये हो गई थर्ड वर्टेक्स, ये हो गई फोर्थ वर्टेक्स। बात समझ आ रही है, कह रहे ये चीज, ठीक है। तो डेटा एलिमेंट्स का क्या हो गया आपके पास, मतलब ये जो डेटा एलिमेंट्स है वो कौन क्या हो गए, ब्रांचेस ऑफ स्कूल, ठीक है। और नेटवर्क क्या हो गया, पूरा का पूरा स्कूल कम्युनिटी बोल लो चाहे तो, ठीक है। फिर एज क्या होती है, एज, एन एज इज अ कनेक्शन और लाइन बिटवीन टू वर्टिसेस, जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं बेटा, एज। अनडायरेक्टेड एज क्या होती है, जो हमारे पास टू वे कनेक्शन देती है, ठीक है, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन बोल लो या फिर बाय डायरेक्शनल बोल लो, ठीक है। नो डायरेक्शन बोल लो या फिर बाय डायरेक्शन बोल लो। इसका क्या मतलब है कि अगर ए वर्टेक्स से बी वर्टेक्स आप जा पा रहे हो तो बी से ए भी आ पा रहे हो वापस, ठीक है। या तो इसको आप बिना किसी एरो के रिप्रेजेंट करते हो, ए डायरेक्शन मतलब ए एच बी, या फिर दोनों तरफ एरो लगाते हो, ठीक है। ये दो रिप्रेजेंटेशन किसके हैं बेटा, अनडायरेक्टेड एज की। क्लियर है। An undirected edge represent a two-way connection between two vertices. There is no direction. It is a bidirectional edge. Clear है। फिर आता है डायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड एज में हमारे पास होती है स्पेसिफिक डायरेक्शन,
क्या होती है? स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं यूनि डायरेक्शन। मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होगा, या तो ए से बी जाएगा या तो बी से ए आएगा। क्लियर है? मतलब अगर मैं ए से बी जा रही हूं तो मैं बी से ए वापस नहीं आ सकती, या फिर ए से मतलब बी से ए आ रहे हैं पर ए से बी नहीं जा सकते। क्लियर है? यूनि डायरेक्शन, इट शोज वन वे रिलेशनशिप, इट शोज वन वे रिलेशनशिप, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल एज। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, बेसिक टर्म्स क्लियर है इसकी। हम लोगों ने जाना वर्टेक्स क्या होता है, फिर एज क्या होता है, दो टाइप्स की एज कौन कौन सी होती है। फिर आती है हमारे पास वेटेड एज। वेटेड एज कौन सी होती है? जिस पर हमारे पास कोई कॉस्ट हो, कोई वेट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए से बी जाने में मुझे 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, या फिर ए से बी जाने में 20 रुपए लग रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कुछ भी हो सकती है आपके पास, टाइम हो सकता है, कॉस्ट आपके पास डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है, कॉस्ट आपके पास मतलब कॉस्ट ही हो सकती है कि कितना अमाउंट लग रहा है, ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ठीक है, कॉस्ट आपके पास ट्रैवल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, फिर आती है बेटा डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू इट। मतलब मैं बोलूंगा मेरे पास एक ग्राफ है ए बी सी डी, तो ए से कितनी एजेस जा रही, मतलब सॉरी, ए से कितनी एजेस जा रही हैं वो क्या होगा उसकी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 2 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 2 3, इसकी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3। सो एक वर्टेक्स से कितनी एजेस जा रही हैं, या सॉरी कितनी एजेस कनेक्टेड है, वो क्या हो जाएगा बेटा इसकी डिग्री। क्लियर है? अब एक और चीज, डिग्री में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, डिग्री ऑफ ग्राफ्स। ये डिग्री का कॉन्सेप्ट इन ग्राफ्स। देखो, अगर तुम्हारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अगर तुम्हारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सो डिग्री एक ही टाइप की होगी, और वो क्या होगी बेटा आपके पास, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या हो जाएगी कि कितने एजेस उससे कनेक्टेड हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था। पर वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो है डायरेक्टेड ग्राफ। कैसा ग्राफ बेटा? डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो अनडायरेक्टेड में क्या होता है, आप ए से बी भी जा सकते हो एंड बी से ए भी जा सकते हो, राइट। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा, अगर आप ए से बी जा रहे हो तो आप बी से ए वापस नहीं आ सकते, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वहां पे आपके पास रूट नहीं है आने का, है ना। तो आप बी से ए तो जा रहे हो लेकिन ए से बी वापस नहीं आ पा रहे, ठीक। तो इस केस में आपके पास जो डिग्री होती है वो भी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। इस केस में आपके पास डिग्री भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है इन डिग्री, एक होती है आउट डिग्री। अब इन डिग्री क्या होती है एंड आउट डिग्री क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, इन डिग्री होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, ठीक है, और आउट डिग्री होता है नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस। ठीक है,
अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक ग्राफ है ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो तो इन डिग्री बेटा होती है कि कितने एरोज इसकी तरफ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए की इन डिग्री चेक करूं, ए की अगर मैं इन डिग्री की बात करूं, आई की बात करूं, तो एक इनकमिंग एज है, 2 एंड 3, 3 एरोज उसकी तरफ आ रहे हैं। एरो के हेड हम काउंट करेंगे 1 2 3। और अगर बेटा मैं इसकी आउट डिग्री चेक करूं तो हम क्या देखेंगे, एरो की टेल एक ही है। ठीक है, फिर आओ ई पर, इसकी इन डिग्री चेक करो 1 एंड आउट डिग्री चेक करो 1 एंड 2, 2 टेल्स हैं अपने पास। उसके बाद डी के लिए चेक करो इन एंड आउट। ठीक है, सो इन चेक करो एक ही आ रहा है हेड, एंड आउट चेक करो 1 2 3। ठीक, फिर इन डिग्री चेक करो सी की कितनी है 1 2, और आउट डिग्री कितनी है बेटा 1, क्योंकि एक ही एज जा रही है बाहर। फिर बी के लिए चेक करो इन, तो 1 2, 2 हेड है एंड 2 ही क्या है आपके पास टेल। आउट डिग्री क्या है बेटा इसकी 2, क्योंकि हमारे पास 2 ही टेल्स हैं 1 एंड 2। इतनी बात क्लियर है कि इन डिग्री क्या होता है, आउट डिग्री क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आता है बेटा सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या होता है, एन एज दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ। मतलब अगर कोई वर्टेक्स पर एक एज ऐसी जा रही है जो उसे खुद से कनेक्ट कर दे, तो क्या होता है बेटा सेल्फ लूप। ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए वाली कंडीशन। ठीक, उसके बाद पैरेलल एज होती है कि अगर दो वर्टिसेस आपके पास एक से ज्यादा एज के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, जब आपके पास दो वर्टिसेस एक से ज्यादा एज के थ्रू कनेक्टेड हो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास पैरेलल एजेस। ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 एजेस ऐसी हैं जो 2 ही वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही हैं, तो ये एजेस कैसी होगी बेटा पैरेलल एजेस। फिर आता है आपके पास एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी होती हैं, वो दो वर्टिसेस जिन्हें एक ही एज कनेक्ट करे, द टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज। क्लियर है, ये भी क्लियर है। और एक और चीज, जैसे आप इन डिग्री और आउट डिग्री का क्वेश्चन आया आपके पास कि फाइंड द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस, तो आप एक टेबल बनाओगे, यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल। ठीक है, उसमें कितने कॉलम्स होंगे आपके पास, 3 कॉलम्स होंगे। यहाँ पर लिखोगे वर्टेक्स, यहाँ पे लिखोगे उसकी इन डिग्री, ठीक है, एंड यहाँ लिखोगे उसकी आउट डिग्री। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। यहाँ होगी वर्टेक्स, फिर वर्टेक्स की इन डिग्री एंड उसकी आउट डिग्री, ऐसे करके आप टेबल बनाओगे। क्लियर है। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहला, ठीक है, द वेरी फर्स्ट ग्राफ इज सिंपल ग्राफ। ठीक है, इससे पहले हमारे पास एक होता है नल ग्राफ, जिसमें कोई एज नहीं होती है ना, ट्रिवियल ग्राफ, जिसमें हमारे पास एक वर्टेक्स होती है ना। तो ये सब हमने किस में पढ़ा था, डिस्क्रीट में। किस में पढ़ा था,
ठीक है बेटा। तो सिंपल ग्राफ सबसे पहले ग्राफ होता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में जो हम पढ़ते हैं। सिंपल ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब एक नॉर्मल भी हो सकता, मतलब सॉरी अनडायरेक्टेड भी हो सकता है और डायरेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपके पास ना तो कोई सेल्फ लूप होगा ना कोई पैरेलल एज होगी, ठीक है, ना तो आपके पास कोई सेल्फ लूप होगा ना कोई पैरेलल एज होगी। क्लियर है? सिंपल ग्राफ में दो ही चीजें याद रखनी है, नो सेल्फ लूप एंड नो पैरेलल एज, ठीक है। मल्टी ग्राफ में क्या होता है? आपके पास सेल्फ, या तो सेल्फ लूप हो या तो पैरेलल एज हो या तो दोनों हो, ठीक है। A graph which has either a self loop or parallel edges or both is called a multi graph। मतलब चाहे self loop हो जाए, चाहे आपके पास पैरेलल एज हो जाए, या फिर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, तो वो ग्राफ कैसे हो जाएगा आपके पास? मल्टी ग्राफ। और अगर दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल ग्राफ। उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ में बेटा आपके पास डायरेक्टेड एजेस होंगी, अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपके पास अनडायरेक्टेड एजेस होंगी, वो एजेस जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्टेड में वो एजेस जिसकी आपके पास पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन होगी ही होगी, ठीक है। इसमें जितनी डायरेक्टेड में सारी ही एजेस कैसी होंगी बेटा? यूनि डायरेक्शनल। कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बार बार लिखवा रही हूँ इस चीज को। और अनडायरेक्टेड में बेटा कैसी एजेस होंगी आपके पास? बाय डायरेक्शनल। ठीक है। उसके बाद आता है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या होता है? ईच एज हैज अ वेट, हर एक एज का अपना कोई वेट होगा। अब जैसे मैंने बताया था, वो कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस सॉर्ट ऑफ थिंग, डिस्टेंस हो सकता है, टाइम हो सकता है, ठीक है। अनवेटेड क्या होता है? उसमें सारे ही एजेस इक्वल होते हैं, उस पर कोई भी वेट नहीं होगा, सारी एजेस कैसी होंगी? अनवेटेड होंगी, ठीक है। वेटेड और वेटेड एजेस हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है? जब हमें या तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना हुआ था, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना था या तो, ठीक, या फिर जब हम लोगों ने डिजिक्स्ट्रा पढ़ी थी, फ्लोइड वार्शल एल्गोरिदम पढ़ी थी, ठीक है, तो उन सारी एल्गोरिदम्स में किसकी नीड थी? वेटेड ग्राफ की नीड्स थी, ठीक है। जब तक वेट नहीं होगा तब तक हम मिनिमम कैसे निकालेंगे, ठीक है, या तो मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, या फिर जो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वेटेड ग्राफ कहाँ आए थे? एल्गोरिदम्स में आए थे। उसके बाद साइक्लिक ग्राफ होता है हमारे पास, जिसमें यू हैव एटलीस्ट वन साइकिल। एक और चीज, साइकिल ग्राफ और साइक्लिक ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको भी दूर करते हैं। साइकिल ग्राफ एंड साइक्लिक ग्राफ, साइकिल ग्राफ में यू हैव एग्जैक्टली वन साइकिल, एग्जैक्टली वन साइकिल, ठीक है। मतलब आपके पास जितनी भी सारी वर्टिसेस हैं आपके ग्राफ में, वो सब मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? एक साइकिल, ठीक है। जैसे मैं बोलूं पेंटागन, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, या फिर इसे हेक्सागन बना लेते हैं या ऑक्टागन बनाते हैं, जो 8 वर्टिसेस, ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें डी भूल गया मैं बीच में, बट कोई बात नहीं। तो आपके पास एक ही साइकिल है, ठीक है, यू हैव एग्जैक्टली वन साइकिल। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? साइकिल ग्राफ। और साइक्लिक ग्राफ में क्या होता है? दैट इट हैज एटलीस्ट, क्या हो रहा है ये, एटलीस्ट वन साइकिल, जिसमें कम से कम आपके पास एक साइकिल हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई ग्राफ है,
ठीक है, इसमें आपके पास एग्जैक्टली वन साइकिल, मतलब कम से कम एक साइकिल है, ठीक है, दो भी हो सकती हैं। तो ये भी तो आपके पास ग्राफ ही है। ग्राफ क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस टुगेदर, ठीक है, तो वर्टिसेस भी हैं और एजेस भी हैं। तो साइकिल और साइक्लिक ग्राफ समझ आया। ए साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? जिसमें कोई साइकिल ही प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं ए बी सी डी ई एफ सी जी, तो इसमें तो कोई साइकिल ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो साइकिल क्या होता है? क्लोज्ड पाथ। साइकिल क्या होता है? क्लोज्ड पाथ। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर आता है बेटा कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ में सारी ही वर्टिसेस कैसी होती है? आपके पास कनेक्टेड होती हैं। सारी ही वर्टिसेस कैसी होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। ईच वर्टेक्स इज रीचेबल फ्रॉम एवरी अदर वर्टेक्स। आप हर एक वर्टेक्स से, लेट्स से आपने ए से शुरू किया, आप ए से बाकी सारी वर्टिसेस को विजिट कर सकते हो, चाहे वो कैसे भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसमें सारी ही वर्टिसेस क्या होती हैं? आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। एवरी वर्टेक्स इज रीचेबल फ्रॉम एवरी अदर वर्टेक्स, ठीक है। डिसकनेक्टेड क्या होता है? डिसकनेक्टेड ग्राफ, ऑल द वर्टिसेस आर नॉट कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं ए बी सी डी, ये तो कनेक्टेड है, ई एफ जी, ठीक है, लेकिन ये वाली जो वर्टिसेस है वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ है आपके पास? डिसकनेक्टेड ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है बेटा? डिसकनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स इसके कनेक्टेड नहीं है। अगर ये पूरा एक ग्राफ है तो ये ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं जो कनेक्टेड है, बट एक कंपोनेंट ऐसा है जो कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है? फिर आता है बेटा रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ कौन सा होता है? जिसमें आपके पास सभी वर्टिसेस की डिग्री क्या होती है? सेम, ठीक है। ऑल ग्राफ वर्टिसेस शुड हैव द सेम डिग्री। इसको हम के ग्राफ भी बोलते हैं, सॉरी हाँ, के डिग्री ग्राफ। इसे हम और क्या बोलते हैं? के डिग्री ग्राफ, ठीक है। क्योंकि डिग्री सेम होती है, तो हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होने का क्या मतलब है? उसको हम कॉमन भी तो ले सकते हैं, जैसे 2 डिग्री ग्राफ। 2 डिग्री ग्राफ कैसे होगा आपके पास? चेक कर लो, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ऐसे बना दिया, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3, इसकी भी कितनी हो जाएगी? 3, इसकी भी 3 हो जाएगी, इसकी भी 3 हो जाएगी, इसकी भी 3 हो जाएगी एंड इसकी भी 3 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 3 डिग्री ग्राफ, ठीक है। तो ये वो रेगुलर ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है बेटा? 3। क्लियर है? फिर आता है कंप्लीट ग्राफ। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। कंप्लीट ग्राफ में आपके पास क्या, मतलब क्या प्रॉपर्टी है कि हर वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड होगी ही होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास 6 वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो बेटा ए बी से भी कनेक्टेड होगी, ए सी से भी कनेक्टेड होगी, डी से भी कनेक्टेड होगी, ई से भी कनेक्टेड होगी एंड एफ से भी कनेक्टेड होगी, ठीक है। सेम विद द केस ऑफ बी, बी ए से भी कनेक्टेड होगी, बी सी से भी कनेक्टेड होगी, डी से भी कनेक्टेड होगी, ई से भी कनेक्टेड होगी एंड एफ से भी कनेक्टेड होगी, ठीक है। ऐसे ही जो सी है आपके पास वो बी से कनेक्ट होगा, ए से कनेक्ट होगा, डी से कनेक्ट होगा, ई से कनेक्ट होगा एंड एफ से भी कनेक्टेड होगा ही होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जितने भी वर्टिसेस हैं एक ग्राफ में, वो सब, मतलब एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा ही, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? इसका ग्राफ बना के देखें। ए से बी, ए से सी, ए से डी एंड ए से ई। सेम बी से ए कनेक्टेड है, बी से ई, बी से सी एंड बी से डी, ठीक है। सी से बी, सी से ए, सी से डी एंड सी से ई। फिर ई से ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, बचा क्या? डी। इसको भी कनेक्ट कर दो।
तो ये कैसा ग्राफ होता है आपके पास, कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स बाय एग्जैक्टली वन एज, ये भी कंडीशन है कि आपके पास एक ही एज होनी चाहिए हर दो वर्टेक्स के बीच में, क्लियर है। इफ देयर आर एन वर्टिसेस, अगर हमारे पास एन वर्टिसेस हैं तो नंबर ऑफ एजेस कैसे निकलेंगी, एन माइनस वन बाय टू, तो जैसे इसमें 5 वर्टिसेस हैं तो 5 माइनस वन इज 4 अपॉन 2 विल गिव यू 10, देख लो एजेस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 एंड 10, क्लियर है, ठीक है। तो कितने एजेस है बेटा, 10 एजेस है और 10 ही आया था, तो इसे भी याद रखना। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आए ना कि प्रूव दैट अ कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस कंटेन्स n इंटू n माइनस वन बाई 2 एजेस, तो उसमें तुम क्या करोगे, बहुत ईजी सा तरीका बता रही हूँ उसको अटेम्प्ट करने का। तुम लोगे एक एग्जाम्पल, ठीक है, लेट करोगे कोई एक ग्राफ कंप्लीट होना चाहिए वो, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन क्या था, दैट प्रूव दैट अ कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस, तो तुम बोल दोगे कि मेरे पास जो n है वो 5 है, ठीक है, लेटिंग अ कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस, फिर उस ग्राफ को बनाना, ठीक है। उसके बाद उसकी एजेस तुम बाय मतलब मैनुअली काउंट करना, लिख देना, जैसे ए से बी एज जा रही है, फिर बी से सी एज जा रही है, तो टोटल जितनी भी एजेस है, फॉर एग्जाम्पल 10 आ गई, ठीक है, वो 10 एजेस लिख देना, ठीक है। उसके बाद तुम ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, एंड बोलना कि मैनुअली भी 10 आ रही थी एंड इस फॉर्मूले से भी 10 आ रही है, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिन्हें तुम्हें प्रूव करने में दिक्कत आए, ग्राफ्स की बता रही हूँ मैं, चाहे वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ प्रूव करने के लिए, सिंपल ग्राफ प्रूव करने के लिए, या ट्री के कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आए, ठीक है। तो वहां पे बस एक एग्जाम्पल ले लो किसी ग्राफ का या ट्री का एंड मैनुअली काउंट करके लिख दो और फॉर्मूले से लिख दो, यू विल गेट फुल नंबर, क्लियर है, ठीक है। डरना नहीं है कि हमें तो आता ही नहीं प्रूव करना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज स्टेटमेंट से प्रूव हो, एग्जाम्पल्स लेके प्रूफ कर दो, ठीक है, टाइम भी कम लगेगा एंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ, सोशल नेटवर्क्स जिसमें यूजर्स होते हैं, नोड्स एंड रिलेशनशिप होती है, एजेस, गूगल मैप्स, नेटवर्क राउटिंग एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, क्लियर है, समझाने की नीड है। गूगल मैप्स में जो लोकेशन होती है वो नोड्स होती है एंड रोड्स क्या होती है बेटा, एजेस होती हैं। नेटवर्क राउटिंग में राउटर्स या कंप्यूटर्स क्या होता है आपके पास, नोड्स होते हैं एंड कनेक्शन क्या होती है, एजेस होती हैं, जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, राउटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा आपके पास, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स होता है वो होती है नोड्स एंड उनको जोड़ने वाले वायर्स क्या होते हैं, एजेस, क्लियर है, आगे बढ़े। अब हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, दो टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे बेटा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एंड वी हैव लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। So adjacency matrix क्या होता है, adjacency matrix is a way of representing a graph as a matrix of booleans. booleans आपके पास किस boolean values क्या होती हैं, अब तो पता चल गया होगा, पूरा discrete structure भी पढ़ चुके हो। boolean values either true और false, अगर true है तो बेटा 1 है और अगर false है तो बेटा 0 है ना। 1 is for true and 0 is for false, है ना। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास दो ही वैल्यूज आती हैं, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। 1 किस केस में आएगा, अगर दो वर्टिस मतलब अगर एज है, ठीक है, इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग एज तो हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है, और अगर दो वर्टिसेस के बीच में बेटा एज नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, A B C D A B
अब ए से एक अगर एज है मतलब सेल्फ लूप है, पहली बात तो सिंपल ग्राफ ही होगा मोस्टली, तो ए से ए तो हमारे पास कोई एज है ही नहीं तो 0, अगर ए से बी एज है तो 1। अगर अनडायरेक्टेड का केस है, देखो इसको ना एग्जाम्पल से ही समझते हैं, इतनी चीज समझ आ गई कि अगर हमारे पास एज है, इफ देयर इज एन एज बिटवीन द टू वर्टिसेस तो उसको हम मार्क करेंगे 1, और अगर हमारे पास एज नहीं है तो हम उसको क्या मार्क करेंगे बेटा 0। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, ठीक है, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया। ठीक है, इसकी हमें क्या बनानी है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसकी हमें क्या बनानी है बेटा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास एज है, ठीक है, अगर हमारे पास एज है तो हम उसको क्या मार्क करेंगे 1, और अगर नहीं है तो क्या मार्क करेंगे 0। जीरो, 1, 0, 1, 2, 3, 4 ही तो है। हाँ, एक्स्ट्रा बन गया बच्चों। वन, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। तो एडजेसेंसी मैट्रिसेस बेटा किसके बीच में बनती है, वर्टिसेस के बीच में बनती है। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कोई एज है नहीं है, 0, 0 से 1 से 1 भी कोई एज नहीं होगी, 2 से 2 भी कोई एज नहीं होगी, 3 से 3 भी कोई एज नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो 0 से 1 एज जा रही है, हाँ जा रही है तो 1, 0 से 2 कोई एज है नहीं है, 0 से 3 कोई एज है नहीं है। ठीक है, और 1 से 0 एज है, हाँ है, अनडायरेक्टेड है ना। फिर 2 से 1, 1 से 2 एज है, 1 से 2 एज है, ठीक है, और 1 से 3 कोई एज है नहीं है, 0। उसके बाद 2 से 0 एज नहीं है, 2 से 1 एज है, देन 2 से 3 एज है, देन 3 की एज जो बेटा है वो किससे है, 3 से 2 ही है, 3 से 1 कोई एज नहीं है, 3 से 0 कोई एज नहीं है। बात समझ आ गई, जहां जहां एज है वहां वहां 1 है, और जहां जहां एज नहीं है वहां वहां 0 है। ठीक है, और ये केस किसका है, अनडायरेक्टेड का। अनडायरेक्टेड में हम दोनों ही एजेस मार्क करते हैं 1 से। ठीक है, लेकिन फॉर द केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ मार्क ओनली आउटगोइंग एजेस। ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे एडजेसेंसी लिस्ट हो चाहे एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो, अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो हमें सिर्फ आउटगोइंग एजेस मार्क करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 0 से 1, तो 0 से 1 ही एज जा रही है तो 0 से 1 एज जाएगी, लेकिन 1 से 0 ये क्या हो जाएगा 0। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो हमें कौन सी एजेस मार्क करनी है, सिर्फ आउटगोइंग एजेस मार्क करनी है। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर आता है एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट में क्या होता है, इट इज एन मतलब हम किसका यूज करते हैं बेटा, एरे का यूज करते हैं। एन एरे इज यूज्ड टू स्टोर एजेस बिटवीन द टू वर्टिसेस। दो वर्टिसेस के बीच में अगर कोई एज है तो वो
कहाँ मतलब किस में स्टोर होती है, एरे में स्टोर होती है। एंड एरे इज यूज्ड टू स्टोर द एज बिटवीन द वर्टिसेस। तो एरेज में हम क्या स्टोर करते हैं, एजेस। अब एरे में कैसे करेंगे, देखो अ साइज ऑफ एन एरे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस। जितने वर्टिसेस हैं उतने साइज का हमारे पास एक एरे होगा, ठीक है। ईच इंडेक्स इन अ एरे रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वर्टेक्स इन अ ग्राफ, ये चीज मैं बता चुकी हूँ। एंड उसके आगे क्या लगेगी बेटा, लिंक लिस्ट। उसके आगे क्या लगेगी, लिंक लिस्ट। The entry at the index I of an array contains a linked list containing the vertices that are adjacent to vertex I। देखो मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब देखो पहले तुम बनाओगे एक एरे, ठीक है। अब उस एरे में क्या लिखेंगे हम, वर्टिसेस। जितने भी वर्टिसेस है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 A B, then we have C, then we have D and then we have E, ठीक है। अब A से जो जो भी वर्टेक्स कनेक्टेड होगी वो उसके आगे किस में लग जाएगी, लिंक लिस्ट में लग जाएगी, ठीक है। लगा दो। A से B कनेक्टेड है, हाँ है। क्या A से कोई और कनेक्टेड है, नहीं। B से कौन कौन कनेक्टेड है, B से कौन कौन कनेक्टेड है, B से C कनेक्टेड है, D कनेक्टेड है एंड A कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद C से कौन कनेक्टेड है, C से D कनेक्टेड है एंड E कनेक्टेड है, ठीक है। और C से B भी कनेक्टेड है। उसके बाद D से आपके पास C कनेक्टेड एंड B कनेक्टेड है। देन E से आपके पास कौन कौन कनेक्टेड है बेटा, B एंड C। इतनी चीज समझ आ गई। तो ये किसका केस है, अनडायरेक्टेड ग्राफ का। एडजेसेंसी लिस्ट का कौन सा केस है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का, क्योंकि हमारे पास ग्राफ कैसा है, अनडायरेक्टेड। लेकिन वहीं अगर मैं इसे डायरेक्टेड कर दूं, ठीक है, इसे ई कर देते हैं एंड सी से डी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ए से बी एज जा रही है, तो ए से बी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हम बी से ए नहीं जाएंगे, हमारे पास बी से ए कोई एज नहीं है, तो हम यहाँ से ए को हटा देंगे। क्लियर है। तो हमें सिर्फ कौन सी एजेस मार्क करनी है, इसमें भी आउटगोइंग एजेस, ठीक है। अब जैसे सी से बी का केस देखते हैं। बी से ए एज जा रही है, ठीक है, वो मतलब बी से मतलब बी में ए से एज जा रही है, ठीक है। बी से डी एज जा रही है, बी से सी एज आ रही है, ठीक है, इनकमिंग है। तो इसी को हटा दो, इसी को हटा दो, ठीक है। उसके बाद सी के लिए चेक करो, सी में डी के लिए एज जा रही है, ठीक है, बी के लिए एज जा रही है एंड ई के लिए एज जा रही है, तीनों एजेस सी से ही जा रही है। उसके बाद डी के लिए चेक करो, डी में दोनों ही एजेस कैसी है, इनकमिंग। दोनों ही एजेस कैसी है बेटा, इनकमिंग। तो इनकमिंग एजेस को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद ई में दोनों ही एजेस कैसी है, इनकमिंग, तो इनको भी हटा देंगे। क्या समझ आया, क्या समझे इस बात से कि अनडायरेक्टेड में हम दोनों डायरेक्शंस मार्क करेंगे, लेकिन डायरेक्टेड में हम सिर्फ आउटगोइंग एजेस मार्क करेंगे। इतनी बात क्लियर है। इस एग्जाम्पल को वापस वैसे ही कर देते हैं जैसा था, ये सुंदर सा, ठीक है। तो ये किसका केस है आपके पास, फॉर अनडायरेक्टेड एज, सॉरी अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और फॉर डायरेक्टेड ग्राफ क्या कंडीशन है आपके पास, फॉर डायरेक्टेड ग्राफ मार्क
ओनली आउटगोइंग एजेस, तो हमेशा आउटगोइंग एजेस ही मार्क होंगी, चाहे वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो, चाहे वो एडजेसेंसी लिस्ट हो, या फिर इंसिडेंस वाला केस हो। ठीक है, इंसिडेंस वाला केस हमने कहाँ पढ़ा है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में। क्लियर है, आगे बढ़े। फिर आता है बेटा ग्राफ ट्रेवर्सल। ग्राफ ट्रेवर्सल में क्या होता है, ग्राफ ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल क्या होता है, ट्रेवर्सल जब हमने ऑपरेशंस पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो ट्रेवर्सल क्या पढ़ा था, व्हाट इज ट्रेवर्सिंग? It is the process of visiting each data item exactly once। मतलब जो भी आपके पास डेटाबेस है उसमें जो भी जितने भी डेटा आइटम्स हैं उनको एग्जैक्टली वंस विजिट करना। ठीक है, फॉर ग्राफ डेटा आइटम्स क्या है बेटा हमारे पास, फॉर ग्राफ डेटा आइटम्स आर व्हाट इज दिस, तो हर एक वर्टेक्स को विजिट करना एग्जैक्टली वंस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राफ ट्रवर्सिंग। ओके, और ग्राफ ट्रवर्सिंग हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के, कौन कौन से, BFS एंड DFS। BFS क्या है आपके पास, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मतलब हम ग्राफ की चौड़ाई में पहले जाएंगे। ठीक है, एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या आपके पास, कि आप पहले डेप्थ में जाओगे। ठीक है, आप पहले किस पे फोकस करोगे, ग्राफ के डेप्थ में, कि आप कितना नीचे तक जा सकते हो। ठीक है, मतलब लास्ट लेवल कौन सा आप एक्सप्लोर करोगे, वो क्या हो गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आप कैसे जाते हो, लेवल वाइज, कि पहले एक लेवल कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड फिर फोर्थ वाला। समझ आ गया? ठीक है, A graph proposal refers to the process of visiting, checking or updating each vertex in a graph systematically. A graph is represented by its nodes and edges, so the traversal of each node is the traversing of graphs. ठीक है, is the traversing in graph। तो हम क्या ट्रेवर्स करते हैं बेटा ग्राफ में, नोड्स। क्या ट्रेवर्स करते हैं, नोड्स। एंड कितनी बार, एग्जैक्टली वन। ठीक है, कितनी बार, एग्जैक्टली वन टाइम। दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास ट्रेवर्सल्स, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, पहले डेप्थ एंड यहाँ पे पहले ब्रेथ। ठीक है, क्लियर है? डेप्थ फर्स्ट सर्च पे आओ। DFS is the searching or traversing algorithm in which we use a stack data structure. Depth first search में बेटा हम क्या यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि इसमें स्टैक यूज हो रहा है तो हम क्या करते हैं इसमें, बैक ट्रैकिंग। हम क्या करते हैं इसमें, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो स्टैक है, तो इसमें बेटा बैक ट्रैकिंग भी होती है। क्लियर है? ठीक है, एंड in DFS we will first focus on the depth and then go to the breadth at that level। हम पहले डेप्थ पे जाएंगे, अगर हमें और कोई नोड नहीं मिला ट्रेवर्सिंग के लिए तो हम वापस क्या ट्रेवर्स करेंगे, उसकी ब्रेथ को। ठीक है, उस लेवल पे हम कितने नोड्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बैक ट्रैकिंग से। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बेटा बैक ट्रैकिंग से। क्लियर है, कैसे पॉसिबल है, बैक ट्रैकिंग से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रुक जाओ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटा इसमें कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ V प्लस ई, वर्टेक्स प्लस एच, क्योंकि ट्रेवर्सिंग में हम वर्टेक्स पे तो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसके थ्रू जा रहे हैं, एजेस के थ्रू जा रहे हैं, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, V प्लस ई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ V, क्योंकि डेटा एलिमेंट्स को हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, वर्टेक्स पर। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ
ठीक है, अब देखो पहले कहाँ जाओगे, ए। अब ए से तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो बी, या तो सी, या तो डी, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, लेट से हमने सिलेक्ट किया, मतलब ए को डाला स्टैक में, ए को डाल दिया स्टैक में। अब जब हमें इसे विजिटेड बताना है तो हम इसको क्या करेंगे, पॉप। हम इसको क्या करेंगे, पॉप। ठीक है, और इससे जितने भी आप नोड्स पर जा सकते हो उनको लिखो आप स्टैक में, जैसे बी, सी एंड डी। ठीक है, तो जब आपने ए को विजिट कर लिया तो आपके पास स्टैक में कौन कौन आ गया, बी, सी एंड डी। क्लियर। अब नेक्स्ट नोड तुम्हें कौन सी विजिट करनी है, डी, क्योंकि तुम सबसे टॉप वाली तो निकालोगे ना। स्टैक किस पर काम करता है बेटा, लीफो पर काम करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले वाला है उसको बाहर निकालेंगे। टॉप पे होता है ना, उसमें इंसर्शन भी और डिलीशन भी, तो डिलीट जब करेंगे, पॉप जब करेंगे तो टॉप से करेंगे। तो जब डी को बाहर निकाल दिया, डी को विजिट कर दिया, एक सेकेंड, डी को विजिट कर लिया, डी से जो नोड जाने वाली है, डी से कौन सी नोड कनेक्टेड है बेटा, एफ, उसको लगा दो स्टैक में। ठीक है, जब हमने डी को विजिट कर दिया, हटा दो यहाँ से सीधा से, तो हमारे पास स्टैक में क्या आ गया बेटा, एफ। ठीक, एफ तक आ गए हम। क्या, अब जब एफ को विजिट किया, एफ को कर दिया विजिट, एफ के नीचे कोई और नोड है, नहीं है। एफ के नीचे क्या कोई और नोड है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, और हमने बैक ट्रैकिंग कहाँ की, सीधा सी पर। बैक ट्रैकिंग कहाँ की बेटा, सीधा सी पर। ठीक है, तो अब किस नोड को विजिट करेंगे, सी को विजिट करेंगे। किसको विजिट करेंगे, सी को विजिट करेंगे। और जब हमने सी को विजिट किया तो सी से हम कहाँ जा सकते हैं, सी से हम कहाँ जा सकते हैं बेटा, ई पर। सी से कौन सी नोड कनेक्टेड है, ई वाली कनेक्टेड है, तो हमने स्टैक में किसको पुश कर दिया, ई को पुश कर दिया। ठीक है, फिर टॉप मोस्ट, अभी टॉप पर कौन है, ई है, तो इसको करेंगे विजिट, इसको विजिट कर लिया। अब जब हम यहाँ पर आ गए, क्या इसके नीचे कोई और नोड है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक। हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक। फिर हम करेंगे बी को विजिट, बी को विजिट कर दिया, क्या इसके नीचे कोई और नोड है, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, मेरा DFS ट्रेवर्सल। दिस इज व्हाट, दिस इज DFS ट्रेवर्सल ऑर्डर। बैक ट्रैकिंग समझ आई कैसे हुई। ठीक है, तो DFS में क्या यूज होता है, स्टैक। DFS में क्या यूज होता है, स्टैक। ये है DFS एंड इट यूजेस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। इतनी चीज क्लियर है, DFS समझ आया। देन वी हैव BFS। नहीं, चलो पहले अप्रोच देख लेते हैं, आई एम सॉरी। अप्रोच ऑफ DFS, एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग से पहले आप लोगों को लास्ट नोड पर पहुंचना ही पड़ेगा। अब अगर लास्ट नोड पे पहुंच गए और आपके पास आगे कोई और रास्ता नहीं है, कोई और पाथ नहीं है, तब उस केस में क्या करोगे तुम लोग, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, बैक ट्रैक एंड ट्राई अनदर पाथ। और जितने पॉसिबल पाथ है, जितने पॉसिबल वर्टिसेस हैं, हम उस सबको ट्राई करेंगे। ठीक, तो अप्रोच क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स नोड, विजिट अ नोड, देन रिकर्सिवली विजिट ऑल इट्स नेबर नोड। ठीक है, जितने भी उसके अनविजिटेड नेबर, हम लोग एक नोड विजिट करेंगे, उसके बाद उसके जितने भी अनविजिटेड नेबर्स हैं उनको विजिट करेंगे। यूज अ स्टैक। ठीक है, विल बी यूजिंग अ स्टैक, क्योंकि हमें क्या करनी है, बैक ट्रैकिंग। एंड बैक ट्रैकिंग किसकी एप्लीकेशन है बेटा, स्टैक की। ठीक है, इतनी चीज तो अब तक क्लियर हो गई होगी। टू कीप द ट्रैक ऑफ द ट्रेवर्सल, अगर मैं यहाँ पर स्टैक यूज नहीं करती, क्या मुझे ये पता था कि डी के बाद मुझे सी पर जाना है या सी के बाद मुझे बी पर जाना है, नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि ए से हम कहाँ जा रहे थे, बी पर जा रहे थे, सी पर जा रहे थे, डी पर जा रहे थे। राइट, ए से हम बी पर भी जा रहे थे, सी पर भी जा रहे थे, डी पर भी जा रहे थे। तो हमने जब हमने डी को पहले विजिट किया तो मेरे पास बी एंड सी भी रह गए। ठीक, अब जब मैं डी की डेप्थ में चली गई, एफ में चले गए। ठीक है, एफ के बाद मेरे पास कोई और रूट था ही नहीं। ठीक है, कोई और पाथ था ही नहीं। ठीक है,
तो मुझे कैसे पता था कि मेरे पास सी है या बी है? क्योंकि मैंने बैक ट्रैकिंग की, एंड बैक ट्रैकिंग किस में पॉसिबल है? स्टैक में पॉसिबल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? एल्गोरिदम लिखने के लिए आती है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में तो एल्गोरिदम्स का काम आएगा ही आएगा। स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स नोड, कोई भी एक नोड ले लो, उससे स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक, एक एम्प्टी स्टैक बनाओ। पुश द स्टार्टिंग नोड इनटू द स्टैक, जैसे मैंने इसमें पुश की थी स्टार्टिंग नोड, ए से स्टार्ट किया था फॉर एग्जांपल मैंने, तो मैंने ए को पहले पुश किया था, वो हटा दिया मैंने, बना देता हूँ उसको भी। ए था पहले, फिर ए जब विजिट हुआ तब बी सी एंड डी आए, ठीक है। उसके बाद while the stack is not empty pop a node from the stack, ठीक है। पॉप करेंगे, एंड पॉप कहाँ पर होगा बेटा? टॉप वाला। पॉप क्या होगा? टॉप नोड, द टॉप मोस्ट नोड, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉट विजिटेड, उसको विजिटेड मार्क करो। विजिट मार्क करने का क्या मतलब है? उसको पॉप कर दिया, ठीक है, एंड उसको लिख दिया ऑर्डर में, उसको ऑर्डर में लिख दिया जो भी आपका ट्रावर्सल ऑर्डर है, ठीक है। एंड जैसे ही हमने नोड को पॉप किया, पुश ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर ऑनटू द स्टैक, ठीक है। उसके जितने भी अनविजिटेड नेबर हैं या चाइल्ड हैं उनको हम किस पर पुश कर रहे थे बेटा? स्टैक पर पुश कर रहे थे, एंड एक एक करके ऊपर से नोड्स को पॉप कर रहे थे, राइट। फिर उन नोड्स का हम क्या लिख रहे थे? अनविजिटेड नेबर्स, यही कर रहे थे। ए को पॉप किया, उसके अनविजिटेड नेबर्स लिख दिए बी सी एंड डी। डी को पॉप किया, डी का अनविजिटेड नेबर लिख दिया एफ। एफ को पॉप किया, कोई नेबर नहीं था तो बैक ट्रैक किया सी पर। सी को पॉप किया तो सी का अनविजिटेड नेबर लिख दिया ई। ई को पॉप किया, ठीक है, कोई अनविजिटेड नेबर नहीं था तो बैक ट्रैक किया, फिर किस पे आ गया बेटा? बी पर। बी को पॉप किया तो उसका भी कोई नेबर नहीं था। अगर उसका कोई नेबर होता, लेट्स से यहाँ पे जी नोड होती, तो हम बी को हटाकर क्या लिखते हैं? जी, एंड उसके बाद जी को भी हटा देते। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, उसके बाद आते हैं एल्गोरिदम। क्लियर है? लिख लोगे अगर एग्जाम में आई तो। बस एल्गोरिदम में क्या लिखना होता है? एल्गोरिदम में ये लिखना होता है कि कैसे कैसे आपका जो भी एल्गोरिदम है, मतलब जो भी आपका प्रोसेस है या स्टेप्स जो है वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, बस एल्गोरिदम में ये लिखना होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? फिर आता है बेटा बीएफएस। बीएफएस होता है BFS is the searching or traversing algorithm in which we use queue data structure. DFS में हमने क्या यूज किया? स्टैक। BFS में हम क्या यूज कर रहे हैं? क्यू, ठीक है। In BFS we will first focus on the breadth and then go to the depth at that level, ठीक है। इसमें भी आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ V प्लस E है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ V है। याद रखना, इसमें आप पहले किस पे फोकस करोगे? ब्रेथ पे फोकस करोगे। पहले किस पे फोकस करोगे? ब्रेथ पर, ठीक है। इसका भी पहले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। BFS, इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है बेटा? क्यूज डेटा स्ट्रक्चर, याद रखना। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना लिया ABCDEF। अब हमने बना लिया क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले मैंने डाला ए, पहले हमने क्या डाला बेटा? ए। अब ए को विजिट मार्क करो, ए को विजिटेड मार्क करो, ठीक है। अब ए से जितने भी नोड्स कनेक्टेड है उन्हें लिख दो, B C D, ठीक है। अब B को विजिटेड मार्क करो, B से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उन्हें लिख दो, है ही नहीं, ठीक है। फिर C को विजिटेड मार्क करो, C से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं E एंड F उसको लिख दो। ये सबसे इजी लगता है मुझे, ठीक। उसके बाद किसको विजिट करोगे? D को। अब एक चीज देखो, तुम A को विजिट किया,
कर लिया, ठीक है, लेवल 1। फिर बी सी डी ब्रेथ, ठीक है, पहले हमने फिर एक लेवल के नोड्स लिखे, उसके बाद ई को भी पॉप कर दो एंड एफ को भी। समझ आया बीएफएस कैसे काम करता है? बीएफएस डीएफएस से भी इजी है, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अप्रोच फॉर बीएफएस, एक्सप्लोर ऑल द नेबर्स ऑफ अ नोड बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पर जाने से पहले जितने भी नेबर्स हमारे पास हैं उनको विजिट कर लो, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स नोड, विजिट ऑल इट्स नेबर्स एंड देन देयर नेबर्स एंड सो ऑन। विद एक सोर्स नोड से स्टार्ट किया, उसको क्यू में डाला, ठीक है, फिर उससे जितने भी कनेक्टेड वर्टिसेस थे उनको डाला, एक लेवल के हो गए वो प्रॉपर, फिर एक एक करके उन्हें विजिट करते चले गए थे, राइट। यूज क्यू टू ट्रैक द नेक्स्ट नोड टू विजिट। किसको यूज करेंगे? क्यू को यूज करेंगे, क्लियर है? एल्गोरिदम पे आओ, स्टार्ट फ्रॉम अ नोड, ठीक है, विजिट इट एंड मार्क इट एज विजिटेड, ठीक है, मतलब उसे ट्रावर्सल ऑर्डर में लिख लो। पुट इट इन अ क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, व्हाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी टेक द नोड आउट ऑफ द क्यू। क्यू से बाहर निकालो नोड को, ठीक है, क्यू से बाहर निकालने का क्या मतलब है कि हमने उस नोड को विजिट कर लिया, राइट, इतनी चीज क्लियर है। विजिट ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर्स एंड मार्क देम विजिटेड। फिर हम जितने भी उसके नेबर्स थे हमने उसको क्यू में पुश मतलब क्यू में इंसर्ट किया, ठीक है, एक एक करके डिलीट किया, ठीक। एड दोज नेबर्स टू द क्यू, ठीक है, जितने भी नेबर्स आपके पास आते जा रहे हैं उनको क्यू में डालते जाओ एंड उनको एक एक करके विजिट करते जाओ। तो इससे क्या होगा, तुम लेवल वाइज काम करोगे, लेवल वाइज काम होगा ये, ठीक है। डीएफएस में डेप्थ वाइज क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर था वो क्या था? स्टैक, क्लियर है? कंटिन्यू अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। कब तक करेंगे? जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। वहां कब तक क्या आता है? जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इनके यूज केसेस भी देख लो। डीएफएस में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो गया, डिटेक्टिंग साइकिल हो गया, पाथ फाइंडिंग इन मेज हो गया एंड सॉल्विंग पजल्स लाइक सुडोकू। इसमें क्या यूज होता है? डीएफएस यूज होता है, ठीक है। बीएफएस में क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का तरीका है अनवेटेड ग्राफ में। अनवेटेड ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ कौन निकाल कर देता है हमें? बीएफएस। वेब क्रॉलिंग हो गया एंड नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग हो गया। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। ये डिफरेंस आता है लिखने के लिए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएफएस में क्या होता है? डेप्थ वाइज जाते हैं, बीएफएस में क्या होता है? लेवल वाइज जाते हैं, सारे ही उसके नेबर्स को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद इसमें हम स्टैक यूज करते हैं, बीएफएस में हम क्यू यूज करते हैं। डीएफएस में बैक ट्रैक करते हैं, पहले डीप जाते हैं फिर बैक ट्रैक करते हैं फिर डीप जाते हैं। इसमें हम लोग लेवल वाइज जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक। डीएफएस में हमें शॉर्टेस्ट पाथ की गारंटी नहीं है, लेकिन बीएफएस में it will always find the shortest path in unweighted graph, clear है। DFS uses less memory, ठीक है, और BFS में ज्यादा मेमोरी लगती है क्योंकि वो एक ही बार में काफी सारी नोट्स को अपने अंदर स्टोर करता है, क्यू जो होता है इसका, ठीक है। तुम लोगों ने देखा भी होगा भी एग्जाम्पल में, स्टैक में क्या होता है? एक एक करके पॉप होता रहता है, लेकिन क्यू में क्या होता है? एक ही बार में बहुत सारे नोट्स को वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद DFS कैन बी फास्टर इन डेप्थ, बट कौन से ग्राफ्स में? नैरो ग्राफ्स में। बीएफएस क्या होता है? बेटर फॉर वाइड एंड शैलो ग्राफ्स, ठीक है। वाइड ग्राफ्स में बीएफएस काम आएगा और नैरो ग्राफ्स में कौन काम आएगा? डीएफएस। इतनी चीज क्लियर है। इंप्लीमेंटेशन कैसी होती है इसकी? स्टैक बेस्ड होती है या रिकर्सिव हो सकती है। बीएफएस में क्या होता है? क्यू बेस्ड होती है, ठीक है। रिकर्शन भी बेटा किसकी एप्लीकेशन है? स्टैक की एप्लीकेशन है, पढ़ा है ना यूनिट 2 में, ठीक है। उसके बाद आता है कनेक्टेड कंपोनेंट्स। कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने भी एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे डिस्कनेक्टेड ग्राफ में मैंने बोला था A B C D E एंड F। तो A B C D एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, D F एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है। सो अ कनेक्टेड कंपोनेंट इन अ ग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ नोड्स वेयर every node is reachable from every other node in that graph। तो इसमें तुम चेक कर लो, A से B जा सकते हो, A से C भी जा सकते हो, A से D भी जा सकते हो, लेकिन D से E नहीं जा सकते,
क्योंकि ए बी सी डी एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। सिमिलरली ई से एफ जा सकते हो एंड एफ से ई जा सकते हो, ठीक है, लेकिन ई से डी या सी नहीं जा सकते। तो ई एफ बी आपके पास क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। तो इस ग्राफ में कितने कंपोनेंट्स थे बेटा, 2 कंपोनेंट्स थे। अ कनेक्टेड कंपोनेंट इन अ ग्राफ इज अ सब ग्राफ इन विच देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। तो जो भी आपके पास कनेक्टेड कंपोनेंट होगा पूरे ग्राफ में एक, ठीक है, तो वो ऐसे कनेक्टेड होगा कि आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जा सकते हो, राइट। एंड आपके पास पाथ जो होगा वो हर वर्टेक्स के बीच में होगा, हर 2 वर्टेक्स के बीच में होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑल वर्टिसेस इन अ कनेक्टेड कंपोनेंट आर म्यूचुअली रीचेबल। इतनी चीज समझ आएगी कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड नोड्स। व्हाट इज कनेक्टेड कंपोनेंट, अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड नोड्स। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कनेक्टेड कंपोनेंट, जितनी सारी नोड्स आपस में कनेक्ट हो सकती है वो सारी नोड्स मिलकर क्या बनाती है, कनेक्टेड कंपोनेंट। क्लियर है ये चीज। A connected component is a maximal set of vertices such that there is a path between any 2 vertices in that set, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक ग्राफ का एग्जांपल दिया था तुम्हें, ठीक है। तो इसमें एक सेट कनेक्टेड कंपोनेंट का ये हो गया, क्योंकि इसकी जितनी भी वर्टिसेस है वो म्यूचुअली रीचेबल है, और एक सेट कनेक्टेड कंपोनेंट का बेटा ये हो गया, ठीक है। मैक्सिमल सेट ऑफ वर्टिसेस मतलब इसमें मैक्सिमम कितनी वर्टिसेस कनेक्टेड है बेटा, 5, और इसमें कितनी कनेक्टेड है, 3, ठीक है। इतनी चीज समझ आई कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड नोड्स, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड नोड्स। ये क्या होता है आपके पास, कनेक्टेड कंपोनेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज कनेक्टेड कंपोनेंट्स। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट्स कैसे हो गए, कनेक्टेड। फिर आता है बेटा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। A strongly connected component is a path of a directed graph। ये strongly कब होगा, जब क्या होगा, डायरेक्शन, जब किसकी बात होगी, डायरेक्शन की बात होगी। It is a part of directed graph where every vertex is reachable from every other vertex in that same path, ठीक है। For example, अगर मैं इसे डायरेक्टेड ग्राफ बना दूं, ठीक है, इसे मैं क्या बना दूं, डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, जैसे ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई एंड ई से ए, मतलब आप हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जा सकते हो, ठीक है, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये क्या हो गया, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, कि अगर आपने ए से शुरू किया तो भी आप ए पर वापस आ सकते हो, ए से आप डी भी जा सकते हो और डी से आप ए भी जा सकते हो, ठीक है। और इसमें देखो ई से वो एफ से जी एंड जी से एच, बट जी से एफ हमारे पास कोई पाथ नहीं है, अगर मैं वो भी बना दूं तो, ठीक है। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कहां पर होता है बेटा आपके पास, डायरेक्टेड ग्राफ्स में। कहां पर होता है, डायरेक्टेड ग्राफ्स में। इतनी चीज समझ आई। In directed graph, a strongly connected component is a maximal subset of vertices such that for every pair u and v क्या आपके पास vertices in that subset there is a path from u to v and v to u। वही चीज मैंने बताई, u to v एक पाथ होना चाहिए एंड v to u भी आपके पास एक पाथ होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल a से b जा रहे हैं, b से c जाएंगे, C से D, B से A, ठीक है। मैंने एक ग्राफ ले लिया पूरा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ये भी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है क्योंकि आप A से अगर C जा रहे हो, A से C, A से B, B से C, तो आप C से A भी जा पा रहे हो। सिमिलरली आप अगर E से F जा रहे हो तो F से E भी जा पा रहे हो, और ये आपके पास हो गई एक सिंगल नोड, ठीक है। तो बेटा इसमें कितने
कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हो गए इसमें, 3। तो वो क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमल सेट, इट इज अ मैक्सिमल सबसेट ऑफ वर्टिसेस इन विच u is, मतलब you can go from u to v and v to u as well, मतलब there is a path from u to v and there is a path from v to u as well, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। फिर आता है बेटा स्पैनिंग ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Spanning tree of an undirected graph is a subgraph that is a tree which contains all the vertices of graph. Spanning tree की बेटा आपके पास 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ स्पैनिंग ट्री, ठीक है, चाहे आप मतलब आपके पास एक ट्री है या एक ग्राफ है, तो जितनी वर्टिसेस उसमें हैं उतनी ही वर्टिसेस आपके पास स्पैनिंग ट्री में होंगी, ठीक है, बस कम क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस कम होती है, ठीक है। So a spanning tree is a subgraph of a connected undirected graph that includes all the vertices, सारी तो vertices आएंगी, edges कितनी आएंगी, n-1 edges आएंगी। अगर हम vertices को v से डिनोट कर रहे हैं तो edges होंगी v-1, और अगर edges को n से vertices को n से डिनोट कर रहे हैं तो अगर हम ग्राफ की vertices को v से डिनोट कर रहे हैं तो उसमें बेटा edges कितनी होंगी, v-1, अगर हम n से डिनोट कर रहे हैं तो कितनी होंगी, n-1, ठीक है। इट हैज नो साइकिल, इसमें कोई भी साइकिल नहीं होगी। अ स्पैनिंग ट्री कनेक्ट्स ऑल द नोड्स ऑफ अ ग्राफ विद द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, सबसे छोटा नंबर ऑफ एजेस लगते हैं स्पैनिंग ट्रीज में, ठीक है, इसमें कोई भी लूप्स नहीं होंगे, कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी साइकिल नहीं होगी, क्लियर। जैसे हम एग्जाम्पल लें इसका, अगर मैं बोलूं मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ है तो इसका स्पैनिंग ट्री 1 कैसे बनेगा बेटा, ए से बी में एज बना दूं एंड बी से सी एक एज बना दूं, वर्टिसेस सेम है, 3 वर्टिसेस है, 3 ही वर्टिसेस है, इसमें 3 एजेस है तो इसमें कितनी एजेस है बेटा, 2, क्योंकि स्पैनिंग ट्री में कितनी एजेस होनी चाहिए, 2, और इसमें साइकिल भी नहीं है, साइकिल भी प्रेजेंट नहीं है, ए साइक्लिक है, इधर भी सेम केस है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट समझ आया। स्पैनिंग ट्री में आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ एजेस क्या हो जाता है, v-1 या n-1, डिपेंडिंग ऑन द डिनोशन यू आर टेकिंग फॉर वर्टिसेस, ठीक है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, स्पैनिंग ट्री का, ठीक है। तो n वर्टिसेस होंगी अगर, तो एजेस कितने होंगे, n-1 ऑलवेज, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, एंड देयर शुड बी नो साइकिल, क्लियर है। आगे बढ़े। फिर नंबर ऑफ, अब हमें कैसे पता कि कितने पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हैं, ठीक है, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पैनिंग ट्री इफ द ग्राफ इज कंप्लीट, कौन से केस में होगा, जब हमारे पास जो ग्राफ है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ग्राफ कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज नहीं निकाल सकते, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज निकालने के लिए ग्राफ को कंप्लीट होना पड़ेगा, एंड अगर हमारे पास ग्राफ कंप्लीट है तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज कितना होगा, n raised to the power n-2, where n is the number of vertices, where n is the number of vertices, where n is the number of vertices, इतनी बात क्लियर है। जैसे 3 वर्टिसेस के लिए वी हैव 3 स्पैनिंग ट्रीज, 4 वर्टिसेस के लिए वी हैव 4 minus 2 दैट इज 16 स्पैनिंग ट्रीज, क्लियर है। 4 minus 2 हो जाएगा 2, तो 4 का स्क्वायर इज 16, क्लियर। आगे बढ़े।
उसके बाद आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वेटेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ एजेस इन विच in a connected weighted and undirected graph। ठीक है, जब तक वेट्स नहीं होंगे तब तक हम मिनिमम कॉस्ट निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक, सेम प्रॉपर्टीज है स्पैनिंग ट्री वाली, कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस टुगेदर, नो साइकल्स। ठीक है, एजेस कितनी होंगी n-1, बट एक नई चीज आई है क्या, दैट इट हैज मिनिमम पॉसिबल टोटल एज वेट। ठीक है, उसकी एजेस का वेट मिनिमम होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर वेट दे दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या दे दूं बेटा, वेट एजेस को 4 3 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 3 4 प्लस 2 है, 4 + 2 is 6, 4 + 2 is 6, here it will be 4 + 3, then 4 + 3 क्या हो जाएगा बेटा 7, और यहाँ हो जाएगा 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है इसका, ये, दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री इस केस में। समझ आया? ठीक है, YMST नेटवर्क डिजाइनिंग में काम आएगा, जो मिनिमम कॉस्ट होगी। ठीक है, कनेक्टिंग सिटीज कंप्यूटर्स राउटर्स विद द मिनिमम कॉस्ट, नेटवर्क डिजाइनिंग में काम आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम आएगा, क्यों, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री से क्या होगा कि वायरिंग, जो भी वायर्स होगा वो आपके पास मिनिमम हो जाएंगी। वायर्स कैसे हो जाएंगी बेटा, मिनिमम। ठीक है, कम से कम वायर्स यूज होंगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे, अगर मैं बोलूं कि मुझे A to B जाना है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ मुझे A to B जाना है एंड उसकी कॉस्ट है बेटा 50, फिर मैं वही बोलूँ कि अगर मैं C के थ्रू जाऊं तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 20। क्लियर? तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को क्या करता है, कम। इतनी चीज क्लियर है। मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज